हरिओम। नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर के बैनर तले इन हाउस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपने इन हाउस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज के विषय को लेकर प्रस्तुत हैं श्री गौरीशंकर प्रसाद जी। आप रिसोर्स पर्सन। आज का विषय है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने विषय को संपादित करें श्री गौरीशंकर जी। मैं गौरीशंकर प्रसाद, सीईओ पटना और प्रधानाचार्य विद्या मंदिर मनोज जी और लक्ष्मण जी को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन को प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेंजामिन ब्लूम्स कौन थे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बेंजामिन ब्लूम्स जेविश अमेरिकन एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 1913 में और मृत्यु जो है 1999 यानी 1999 में हुआ। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, दो कंट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। इन दोनों विषयों पर इन्होंने बहुत ही डीपली कार्य किया। आज इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, टैक्सिक अरेंजमेंट, जिसका अर्थ होता है सजावट, नोमोज साइंस ऑफ अरेंजमेंट यानी सजावट का विज्ञान। टैक्सोनॉमी का अर्थ हुआ सजावट का विज्ञान। ए सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर्स मीन्स कैटेगरी। बैकग्राउंड इनका जो है 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपने सहयोगी मैक्स फर्स्ट, वाल्टर हिल्स एंड डेविड क्रैटहोल के सहयोग से इन्होंने अपने विषय को प्रतिपादित किया। पब्लिश्ड ए फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइज एजुकेशनल गोल्स, taxonomy of educational objectives. This framework has been applied by generations This framework has been applied by generations of teachers and college instruction in their teaching. यह फ्रेमवर्क जो है अप्लाइड किया गया था टीचर के द्वारा एंड कॉलेज इंस्ट्रक्टर इन देयर टीचिंग।
ये अपने अध्यापन में शिक्षक और कॉलेज के इंस्ट्रक्टर ने इसका प्रयोग किया। Bloom's taxonomy is a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition, thinking, learning, and understanding. Purpose. The purpose of Bloom taxonomy is to help educators to inform or guide the development of assessment, curriculum, and instructional methods such as questioning strategy. इसका पर्पस था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कि एजुकेटर को, शिक्षक को इन्फॉर्म करे या रास्ता दिखाने में सहयोग करे, अपने असेसमेंट वह किस प्रकार से करे, करिकुलम किस प्रकार से बनाए ताकि अध्यापन को अच्छी तरह से किया जा सके, किस प्रकार से क्वेश्चन स्ट्रेटजी करें। अब जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है 1956 में ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 में ए लॉरिन एंडरसन, जो बेंजामिन के ही एक शिष्य थे, उन्होंने उसमें कुछ फेरबदल करके प्रस्तुत किए। ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जो है 1956 में आया। इसमें इन्होंने सीखने के 3 क्षेत्र बताए: कॉग्निटिव मेंटल स्किल, नॉलेज जो 1956 में दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, एफेक्टिव, ग्रो इन फीलिंग और इमोशनल एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भावनात्मक। 1966 में साइको मोटर्स, मैनुअल और फिजिकल स्किल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक डोमेन, जो 1969 में दिया गया। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, ट्रेनर एंड एजुकेटर ऑफन रेफर टू दीज 3 कैटेगरीज। इसका प्रयोग डिजाइनर्स, ट्रेनर और एजुकेटर माने टीचर जो है करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। अब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानात्मक। कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। इसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र है जिसमें बौद्धिक स्किल का ज्ञान होता है। दिस इंक्लूड द रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, प्रोसीड्यूरल पैटर्न and conceptual abilities and skill. There are 6 major categories of cognitive process, starting from simplest to most complex. ज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तर है, जिसमें सबसे नीचे जो है नॉलेज है और सबसे ऊपर में सिंपल में जो है ज्ञान है। उसके बाद में जो है सबसे लास्ट में एवोल्यूशन है, जो पॉजिटिव डिग्री से शुरू होकर के सुपरलेटिव डिग्री से की ओर जाता है। अब देखिए,
कुछ यहाँ पर मैं फिगर दिखा रहा हूँ, जैसे जगदीश चंद्र बसु, अब्दुल कलाम आजाद और स्वामी विवेकानंद। इनके साथ बहुत सारे और दूसरे भी विद्यार्थी पढ़े होंगे, लेकिन इन्होंने इतना उपलब्धि नहीं प्राप्त किया जितना इन लोगों ने प्राप्त किया। तो आखिर ये लोग कैसे महान बने, बाकी इनके बराबर नहीं हो पाए। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग समझेंगे कि इनका ज्ञान का स्तर कहाँ तक पहुँचा, ताकि इनको सभी लोग जान पाए और इनके साथ जो परीक्षा में हो सकता है कि इनसे अच्छे अंक लाए हों, लेकिन इनको हम लोग नहीं जाने। तो हम लोग देखते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तर इनके द्वारा, ब्लूम के द्वारा बताया गया, जो सिंपल से शुरू होकर के कॉम्प्लेक्स तक जाता है। कॉग्निटिव फंक्शन सबसे इसमें नीचे है नॉलेज, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद में है कंप्रीहेंशन, जिसका अर्थ होता है बोध। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, एवुलेशन, मूल्यांकन। यहाँ पर जितने भी लेवल दिए गए हैं सभी जो है नाउन है, अर्थात संज्ञा है। सबसे नीचे है नॉलेज और सबसे ऊपर एवुलेशन दिया गया है, यानी पॉजिटिव डिग्री से लेकर के सुपरलेटिव डिग्री तक दिया गया है। ए नॉलेज है लोअर लेवल पर और सुपरलेटिव लेवल सबसे ऊपर एवुलेशन दिया गया है एक कॉग्निटिव डोमेन में। अब जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। नॉलेज, यह सबसे जो है पहला स्तर है। बिना नॉलेज का हम लोगों का लर्निंग प्रारंभ नहीं होगा। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले नॉलेज आवश्यक है। बिना ज्ञान का आगे का लेवल जो है पूरा नहीं होता। तो इसमें क्या है, इन्वॉल्व रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल, द रिकॉल ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस और रिकॉल ऑफ ए पैटर्न, स्ट्रक्चर और सेटिंग। इसके द्वारा विद्यार्थी याद करके सभी चीज़ों को अपने को ज्ञान प्राप्त करता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो स्टूडेंट जो है उसके बारे में लिख सकता है, सूची बना सकता है, डिफाइन उसको परिभाषित कर सकता है, जो उसके पास में नॉलेज हो। तो यह सबसे नीचे का स्तर है, पहला प्रकर्म है नॉलेज। बिना नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लर्निंग के लिए नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बाद में है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग बोध कहते हैं। तो जहाँ मुझे अनुभव हो रहा है कि बच्चों में हम लोग नॉलेज के स्तर तक ही पहुँच पाते हैं, लेकिन उसके बाद में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, बोध। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू ए टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एप्रीहेंशन सच दैट द इंडिविजुअल नो व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, स्टूडेंट ट्रांसलेट, comprehend और interpret information based on prior learning like explain, summarize, paraphrase, describe। जब स्टूडेंट को
बोध हो जाता है, उसके बाद में वह ज्ञान को अपने से स्वतः वह जो है एक्सप्लेन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको समराइज कर सकता है, प्रोफ्रेज कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। यानी नॉलेज के अगला लेवल जो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग बोध कहते हैं, अगर बच्चे में बोध हो जाए तो वह अपने से लर्निंग को एक्सप्लेन कर सकता है, समराइज कर सकता है, प्रेफ्रेज कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। देखिए ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, अगर उसको टीचर जो है अगर अच्छी तरह से नहीं जानता है तो बच्चे को लर्निंग को अंतिम स्तर तक वह नहीं पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि नॉलेज है, नॉलेज के बाद में कॉम्प्रिहेंशन यानी ज्ञान उसको हो जाता है, उसके बाद में वह बोध करने का प्रयास करता है। बोध के बाद में है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, refers to the use of abstractions in particular and concrete situation. Students select, transfer and uses data principle to complete a problem with minimum of direction. How a student can use, compute, solve and apply his knowledge. जब उसके पास में कंप्रिहेंशन हो जाता है, बोध हो जाता है, तो उसके आगे के क्रम एप्लीकेशन हो जाता है। वह अपने ज्ञान का प्रयोग करके किसी भी उसका यूज कर सकता है, उसके द्वारा कंप्यूट कर सकता है, गणना कर सकता है, किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है अपने ज्ञान को। एप्लीकेशन में वह अपने ज्ञान का वह प्रयोग करता है। अगर वह घटाव जान गया है, उसके बारे में समझ गया है, तो यहाँ पर वह किसी भी चीज को घटा करके या जोड़ करके आसानी से वह जो है एप्लीकेशन कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। यानी वहाँ यह प्रयोग करने लगता है, अपने ज्ञान को वह प्रयोग कर सकता है। अब जो है एप्लीकेशन के बाद में नेक्स्ट क्रम जो है एनालिसिस है। एनालिसिस का अर्थ होता है कि उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और पार्ट्स। स्टूडेंट डिस्टिंग्विश, क्लासिफाई एंड रिलेट्स द एविडेंस और स्ट्रक्चर ऑफ statement or question. A student can analyze, categorize, compare and separate. इसके बाद में वह जो है एनालाइज करने लगता है, विश्लेषण करता है कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं कलकत्ता में था और न्यू कैपिटल जो है दिल्ली में है। वह एनालाइज करने लगता है कि ऐसा क्यों है, पहले कलकत्ता में भारत का राजधानी था, अब जो है दिल्ली क्यों हो गया, उसको वह एनालाइज करने लगता है। अब एनालाइज के बाद में है सिंथेसिस, involve putting together of element and parts so as to form a whole. A student originate, integrate and combines idea into a product plan or proposal that it's new to him. वह कुछ उसका प्रयोग करके नया कुछ करने लगता है। ही कैन क्रिएट, वह उत्पन्न कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। अगर किसी भी प्रकार का है गड़बड़ी है तो उसको वह ठीक करके बता सकता है। एंड डेवलप,
और वह विकसित कर सकता है अपने ज्ञान के आधार पर। He can combine different types of information to find alternatives solutions. वह भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करके वह नया कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल, he can combine this to make a sentence. जैसे अलग अलग वर्ड्स दिया है उसका वह प्रयोग करके एक सेंटेंस बना सकता है नए ढंग से। इस प्रकार से सिंथेसिस जो पांचवा चरण था हम लोगों ने देखा। एवोल्यूशन, judgment about the value of material and method for given purpose. A student can judge what he learning, whether it is right or wrong. If wrong, then he can start the process again. A student can judge, recommended, criticize and justify. यह जो है ब्लूम का ज्ञानात्मक कोग्निटिव डोमेन का लास्ट स्टेज है। इसमें वह जजमेंट कर सकता है, रिकमेंडेड यानी कुछ गलती हो तो उसको सिफारिश कर सकता है, उसका समीक्षा करके अगर उसमें गड़बड़ी हो तो वह उसको ठीक कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग कॉग्निटिव डोमेन को देखें। इसके बाद में ब्लूम का सेकेंड जो था अफेक्टिव डोमेन था। यह जो है 1964 में इसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। स्किल्स इन अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपुल रिएक्ट इमोशनली and their ability to feel other living things, pain or joy. Affective objective typically target the awareness and growth in attitude, emotion and feeling. यहाँ पर इस डोमेन में बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि व्यक्ति जो है भावनाओं के द्वारा सीखता है। इसका इन्होंने देयर आर 5 लेवल इन अफेक्टिव डोमेन मूविंग थ्रू लोएस्ट ऑर्डर प्रोसेस टू द हाईएस्ट। इसमें इन्होंने जैसे कॉग्निटिव डोमेन में 6 स्टेप बताए थे, 6 लेवल, लेकिन अफेक्टिव डोमेन में बेंजामिन ब्लूम ने 5 लेवल बताया। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। अनुकरण, रिसीविंग का अर्थ होता है अनुकरण, रिस्पॉन्डिंग माने अनुक्रिया, वैल्यूइंग माने मूल्यांकन, ऑर्गेनाइजिंग संगठनिक, कैरेक्टरिस्टिक चारित्रीकरण। अब जो है हम लोग रिसीविंग जो फर्स्ट इसका लेवल था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे स्टूडेंट पैसिवली pays attention, without this level no learning can occur. Receiving, he about the student's memory and recognize as well. यह जो है इस लेवल का पहला फर्स्ट लेवल है। इसमें स्टूडेंट अपने फीलिंग से देख करके कुछ जो है सीखता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट सॉ ए पर्सन हेल्पिंग पुअर। एक छात्र जो है किसी व्यक्ति को देखता है, पुअर गरीब को वह कोई सहायता कर रहा है और वह देख करके उसके मन में भावना ऐसा आएगा कि उसको भी
गरीबों की सहायता करनी चाहिए और वह गरीबों को सहायता करने के लिए सोचेगा। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ जो है वह देख करके रिसीविंग करता है इमोशन से, भावना से कि इस कार्य को हमको करना चाहिए। जैसे वह किसी को दान देते हुए देखा और उसके मन में आया कि मुझे भी यह कार्य करना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग, the student actively participate in the learning process, not only attend to a stimulus, the students also react in some way. Example, he saw that people appreciation the person who helped poor. वह उसका जो है रिस्पॉन्ड करना सीखेगा कि कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति को सहायता कर रहा था और वह कार्य इसको भी करना चाहिए और वह रिस्पॉन्ड करेगा। वैल्यूइंग, द स्टूडेंट attaches a value to an object, phenomenon, piece of information. The student associate a value or some values to the knowledge they acquire और वह देख करके उसका मूल्यांकन करेगा कि यह कार्य को हमको करना चाहिए और वह उसको महत्व देगा और वह इस प्रकार से गरीबों को मदद कर सकता है। मदद करने का विचार उसके मन में आएगा और वह करेगा। ऑर्गेनाइजिंग, the student can put together different values, formation and idea and can accommodate them within his her own. The student is comparing, relating and elaborating and what has been learned. Example, then he organizes his learning that how can help poor और यहाँ पर वह कुछ संगठन करने लगता है और वह यह विचार करता है कि किस प्रकार से लोगों को मदद किया जा सकता है और उस आधार पर वह भिन्न भिन्न प्रकार के सांगठनिक कार्यों को करके गरीबों को मदद करने का विचार करेगा। कैरेक्टराइजिंग माने उसके चरित्र में इस प्रकार का समाहित हो जाएगा। द स्टूडेंट एट हिज लेवल ट्राइज टू बुल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एग्जाम्पल, एट दिस स्टेज द हैबिट बिकम्स द पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। उसके यह चरित्र में आ जाएगा और वह गरीबों को मदद करेगा और अच्छे कार्यों को करके वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के दो भाग, ज्ञानात्मक और भावनात्मक भागों को हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस प्रकार से विद्यार्थी जो है सीखता है और हम लोग कैसे उसको लर्न करा सकते हैं, हम लोग कहाँ तक उसको लर्न कराए इसको देखना चाहिए। जैसे सबसे पहले छात्र को नॉलेज हुआ, नॉलेज के लिए वह भिन्न भिन्न क्रमों से जानकारी प्राप्त करेगा और हम लोग को, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग छात्र में पहले स्तर का ज्ञान ही दे पाते हैं और उसको हम लोग दबाव डालते हैं
कि जो हम लोगों ने बताया, जैसे बताया उसी प्रकार से वह उत्तर दे। लेकिन मेरे समझ से यह ठीक नहीं है। अगर वह समझ गया है, अगर उसको बोध हो गया है, तो वह अपने भाषा में तोड़ मरोड़ करके उत्तर लिखता है, तो उसको उत्तर को हम लोगों को सही मानना चाहिए। क्योंकि नॉलेज जो है वह सबसे फर्स्ट लेवल पर है, उसके बाद में कंप्रिहेंशन है, उसको बोध हो गया। जब छात्र को बोध हो जाता है तो वहाँ पर वो नॉलेज को भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने ब्लूम के दो थ्योरी को देखा। पहला जो था ज्ञानात्मक, भावनात्मक, और तीसरा जो है क्रियात्मक। यहाँ पर जो है द साइकोमोटर डोमेन, एक्शन बेस्ड, क्रिया के आधार पर, यह जो है 1969 में, यह तो ब्लूम के द्वारा नहीं बल्कि ब्लूम के कुछ शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्किल इन साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट ए टूल और इंस्ट्रूमेंट like a hand or hammer. Psychomotor objective usually focus on change and or development in behavior and or skills. Bloom's and his colleagues never created subcategorized for a skill in the psychomotor domain. इस क्षेत्र में उन्होंने विशेष लेवल को निर्धारण नहीं किया। जैसा कि हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी को देखा कि वह 1957 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी 2001 में लॉरेन एंडरसन, a former student of Bloom, and David Krathwohl revised the cognition domain and made some change. ब्लूम टेक्सोनॉमी को 2001 में, जहाँ तक कि आप जानते हैं बेंजामिन ब्लूम की मृत्यु जो है 1999 में हो गया, उसके बाद में उनके मृत्यु के 2 वर्ष बाद में 2001 में उनके शिष्य लॉरेन एंडरसन 2001 में रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज करके प्रस्तुत किया। दे मेड दीज चेंजेज, इनमें कुछ परिवर्तन किया गया। चेंजिंग द नेम्स इन 6 कैटेगरीज फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म्स। यहाँ पर उन्होंने जितने भी लेवल दिया था वह संज्ञा के रूप में था, उसको उन्होंने परिवर्तन करके वर्ब के रूप में किया। लॉरेन एंडरसन जो एक छात्र थे ब्लूम के, उन्होंने रिवाइज्ड किया और इसमें परिवर्तन करके इसको प्रस्तुत किया। Implication. Bloom's taxonomy serve as backbone of many teaching philosophies, in a particular those that learn more toward skill rather than content. Bloom
Bloom taxonomy serves as the backbone of many teaching philosophy. टीचिंग फिलॉसफी के लिए बैकबोन है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बैकबोन का महत्व है, उसी प्रकार से एजुकेटर के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बैकबोन है। इन पार्टिकुलर दोज दैट लर्न मोर टुवर्ड स्किल रेदर दैन कंटेंट। जो कंटेंट होता है उसकी अपेक्षा अधिक सीख सकता है बच्चा, लर्नर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैन बी यूज्ड एज ए टीचिंग टूल्स टू हेल्प बैलेंस असेसमेंट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के प्रयोग से टीचिंग टूल जो है हेल्प कर सकता है बैलेंस असेसमेंट, संतुलित असेसमेंट एंड एवल्यूएटिव क्वेश्चंस इन क्लास assignment and evaluative questions in class assignment and text to ensure all order of thinking are exercised in student learning, including aspect of information searching। ब्लूम टेक्सोनॉमी का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, इसका इम्प्लीकेशन करते हैं, तो बच्चों को, लर्नर को उच्च स्तर तक हम लोग ज्ञान करा सकते हैं और अपने अध्यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी और ओरिजिनल टैक्सोनॉमी। आप यहाँ से देखेंगे तो दोनों में जो है अंतर दिखाई पड़ेगा। 1956 में ब्लूम्स का ओरिजिनल टैक्सोनॉमी आया था और 2001 में ब्लूम का रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आया। अब देखिए ब्लूम का ओरिजिनल टैक्सोनॉमी जो है वहाँ पर सबसे नीचे लेवल में नॉलेज है, कंप्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवोल्यूशन है। देखने से पता चल रहा है कि इसमें जितने भी लेवल जो दिया हुआ है यह नाउन के रूप में है, लेकिन 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दिया गया उसमें सबसे नीचे में रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट, क्रिएट, अंतिम दो चरण को उल्टा किया गया। जैसे यहाँ पर सिंथेसिस जो है पहले था, जिसका अर्थ क्रिएट होता है, वह क्रिएट ऊपर चला गया और एवोल्यूशन जो है ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी में नीचे था, जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में क्रिएट करके सबसे ऊपर आ गया। तो दोनों में आप अंतर भी समझ गए कि ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में वह नाउन के रूप में था, जबकि रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में वह सब वर्ब के रूप में आ गया। ओरिजिनल टैक्सोनॉमी 1956 में प्रस्तुत किया गया, जबकि रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी 2001 में प्रस्तुत किया गया। Implication: Bloom's taxonomy serves as the backbone of many teaching philosophy, in particular those that learn more towards a skill
Bloom's taxonomy serves as the backbone of many teaching philosophy, in particular those that learn more towards a skill rather than content. Bloom's taxonomy can be used as a teaching tools to help balance assessment and evaluate question in class, assignment and evaluative questions in class, assignment and text to ensure all order of thinking are exercised in student learning, including aspect of information searching. तो इस प्रकार से हम लोग ब्लूम के टेक्सोनॉमी को देखा। अब इस आधार पर हम लोग यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ जो है लोग महान बन जाते हैं, क्योंकि नॉलेज जो कक्षा में कराया जाता है, जिसको छात्र याद करता है, जो कुछ हम लोग बताते हैं उसको याद करता है। याद करने के बाद में छात्र जो है उसको बोध होता है, और बोध होने के बाद में वह उसको अपने भाषा में अंडरस्टैंड करता है और अपने भाषा में समझता है, लिखता है, तो वह जो है उसका बोध हुआ, अपने शब्दों में वह कर सकता है। उसके आगे की प्रक्रिया जो है उसको वह प्रयोग करता है, प्रयोग करके प्रयोग करता है और वह विश्लेषण करके, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है